नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने वाले हैं, जो कि है आरंभिक नगर। तो इस चैप्टर का हेडलाइंस क्या है? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब क्या होता है? यानी कि वैसा नगर जो सबसे पहले हुआ, यानी कि वैसा नगर जो सबसे पहले स्थित थे, अवस्थित थे भी बोल सकते हैं। तो नगर का मतलब क्या होता है? नगर का मतलब होता है शहर। नगर का मतलब क्या होता है? शहर। इंग्लिश में इसको सिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में वैसे शहर के बारे में बात करेंगे, वैसे शहर के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे पहले, आज तो बहुत सारे शहर हैं, मतलब इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन हम लोग ऐसे शहर की बात करने वाले हैं आज इस चैप्टर में जो कि सबसे पहले थे। इनसे पहले कोई शहर स्थित नहीं था भारत में। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपना पढ़ाई जो है वो पुराने भवन के संरक्षण से। और ये दो व्यक्ति हैं जिसका क्या नाम है? हरप्रीत और जसपाल। क्या नाम है? हरप्रीत और जसपाल। तो इन्हीं के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं पहले। तो क्या कर रहा है कि पुराने भवन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? रख रखाव, बचाव करना। यानी कि कोई भी चीज बर्बाद होता है उससे उसको किसी भी चीज को बर्बाद होने से बचाना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे बात आ रही है किस चीज की संरक्षण की? तो पुराने भवनों, भवन मतलब क्या होता है? बिल्डिंग्स। तो पुराने भवनों के संरक्षण के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करें कि जसपाल और जसप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। यानी कि ये दो बच्चे हैं जिसका क्या नाम है? जसपाल और हरप्रीत। ये दोनों अपनी गली में क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा घर है जिसकी तारीफ कुछ लोग कर रहे हैं गली में। वो भी टूटा फूटा घर था, तो उसकी तारीफ कुछ लोग कर रहे थे, जिसको ये बच्चे लोग क्या बोलते थे? भूतहा घर बोलते थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। यानी कि गली में जो लोग खड़े थे उस टूटे हुए घर को देख करके क्या बोल रहे थे कि एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। यह बात सुनकर, तो क्या करें यहाँ पे कि यह सब बात सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये अब बात करते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी है क्या है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले क्या करा है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो जब यहाँ पे यानी कि हड़प्पा के पास जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ के जो इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनको किस चीज़ के बारे में पता चला? तो हड़प्पा पूरा स्थल के बारे में पता चला। और पूरा स्थल क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने पिछले चैप्टर को यानी कि चैप्टर 1 और 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देखिए, तब ये चैप्टर 3 देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, हर एक वर्ड का मतलब पता चलेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करा है कि जब ये यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ के इंजीनियरों को किस चीज़ के बारे में पता चला? तो हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो आज हड़प्पा पूरा स्थल जो है वो कहाँ पे है? तो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। यानी कि हड़प्पा पहले शहर था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इमारत बने हुए थे और वो इमारत किस चीज़ के बने हुए थे? ईंट के बने हुए थे। लेकिन जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय वहाँ के इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला और वो लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझे और यहाँ पे जितनी भी ईंटें लगाई हुई थी उन ईंटों को इन्होंने क्या करवा दिया? कवरवा करके और रेलवे लाइन बनवा दिया। सोच लीजिए कितने महान लोग हैं यहाँ पे। तो क्या करें यहाँ पे कि इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुराविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो पुरास्थलों और जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई।
तो हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ हड़प्पा ही एक पूरा स्थल नहीं मिला है, बहुत सारे जैसे मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, तो ऐसी बहुत सारी पूरा स्थल मिले। लेकिन इन सभी को कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा की सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि सबसे पहले इस नगर की खोज हुई थी, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पता चला था, इसीलिए इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आप तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करा कि इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो जो हड़प्पा में नगरें मिली हैं, नगर मतलब क्या होता है? शहर। तो ये जो शहरें थी, ये जो नगरें थी, इनकी विशेषता क्या थी? तो क्या करा है कि इन नगरों में से कई को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। मान लीजिए कोई नगर है, एक एग्जाम्पल को लेते हैं, तो इसको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। क्या किया गया था? 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। और क्या करा है कि प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो हड़प्पा की अगर हम बात करते तो ये यहाँ की जो नगरें थी वो क्या किया गया था? 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। और 2 हिस्सों में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जब हम 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है ना, वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ऊंचे स्थल पे बनाया हुआ था। और पूर्वी भाग जो था वो क्या था? बड़ा था लेकिन निचले हिस्सों में था। और क्या करें यहाँ पे कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो ये वाला जो पश्चिमी हिस्सा है जो ऊंचाई पर था, तो इस एरिया को पुरातत्वविदों ने क्या बोला है कि ये क्या है? नगर दुर्ग है। ये क्या है? नगर दुर्ग। पुरातत्वविदों ने क्या बोला? इसको नगर दुर्ग बोला। और जो इसका निचला हिस्सा जो कि पूर्वी हिस्सा था, इसको क्या बोला? इसको बोला निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। और इसका जो 4 दीवारी होता था, ये जो शहर है इसकी जो 4 दीवारी होती थी, इसको पक्की ईंटों से बनाया जाता था। ठीक है, 4 दीवारी पता है ना? बाउंड्री। 4 दीवारी का मतलब क्या होता है? बाउंड्री बोलते हैं। अब क्या करा कि इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उसकी दीवारें क्या रही? खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत हो। तो सोच के देखिए कि आज से 4700 वर्ष पूर्व जो हड़प्पा की सभ्यता में जो बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, जो दीवारें बनाई जाती थी, उनकी ईंट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो आज भी वैसे ही मौजूद है। उन दीवारों को कुछ नहीं हुआ है, आज भी वैसे बने हुए हैं। लेकिन सोच के देखिए, आज हमारे यहाँ मान लीजिए कोई पुल बनता है, कोई नदी के ऊपर पुल बनाया जाता है, और देखते हैं उद्घाटन होने से पहले ही क्या हो जाता है? वो ध्वस्त हो जाता है। तो सोच के देखिए हमसे कितने अच्छे, एक अगर बात करें तो हमसे कितने अच्छे वो लोग थे, उनकी जो कारीगरी थी कितनी अच्छी थी। और सोच के देखिए आज के जो इंजीनियर हैं वो पुल बनाते हैं। मान लीजिए कोई नदी पे पुल बनाया जाता है सरकारी फंड से, और क्या होता है कि उद्घाटन होने से पहले ही वो पुल क्या हो जाता है? अगर बारिश हुई, बाढ़ आया, तो वो पुल भी बह जाता है पानी के साथ। सोच के देखिए कितने महान लोग हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे अब नगर दुर्ग की बात हो रहा है, तो नगर दुर्ग मतलब ये शहर है, और शहर के पश्चिमी हिस्से को क्या बोलते हैं? जो कि ऊंचाई पर स्थित है, इसको नगर दुर्ग बोलते हैं। तो नगर दुर्ग में क्या है कि नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था। अब ये मोहनजोदारो है कहाँ पे? तो पहले मोहनजोदारो को देख लेते हैं। मोहनजोदारो के ऊपर एक मूवी भी आया था ऋतिक रोशन का, तो वो आप देखिए, उससे आपको कुछ पता चलेगा। तो क्या करें यहाँ पे कि ये है हड़प्पा यहाँ पे है, मोहनजोदारो यहाँ पे है, और ये सब कहाँ पे है? सिंधु नदी के आसपास है। ठीक है, अब चनहुद्रो है, धौलावीरा है, सुतकांगे डोर है, बहुत सारे लोथल है। तो ये सभी के सभी क्या है? पूरा स्थल है, जो कि इन सभी को कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता। और हड़प्पा की सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो शहर की खोज हुई थी वो कौन था? सबसे पहला जो सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा स्थल की खोज जो हुआ था वो कौन था? हड़प्पा। इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। तो क्या करा यहाँ पे कि मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। अब ये महान स्नानागार कहाँ पे है ये दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे है। ये है हड़प्पा में, सॉरी ये मोहनजोदारो में क्या बना है?
महान स्नानागार, यानी कि ये है स्नानागार। ये एक तरीके से क्या बोलेंगे इसको, स्विमिंग पूल जैसा है, यानी दोनों साइड से उतरने वाले, उधर से भी सीढ़ी है और इधर से भी सीढ़ी है उतरने वाला, और इसमें पानी भरा जाता था और इसी में लोग क्या करते थे, नहाते थे। अब यहाँ पे क्या है कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। उसमें और क्या है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी कि जो महान स्नानागार कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदाड़ो में मिला है। ये बात याद रखिएगा कि जो महान स्नानागार है, यानी कि जो बड़ा स्नानागार है, वो कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदाड़ो में मिला है। और ये जो स्नानागार होता था, ये जो स्विमिंग पूल बोल सकते हैं इसको, तो वो क्या था, सभी लोग इसमें स्नान नहीं करते थे। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर, यानी कि कुछ खास लोग, मान लीजिए कोई शासक हो गया, कोई राजा हो गया, तो वो क्या करता था, वहां पे विशिष्ट लोग एकत्रित होते थे और विशेष अवसरों पे क्या करते थे, स्नान करते थे। अब क्या करें कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा यहाँ पे है। कहाँ पे है, कालीबंगा। और क्या करें, कालीबंगा और लोथल, लोथल यहाँ पे है। तो कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है, अग्निकुंड। और यह जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, जहाँ पे संभवतः क्या होता होगा, यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब क्या है, जहाँ पे एक वैसा गृह, गृह मतलब क्या होता है, घर, एक ऐसा घर जहाँ पे क्या किया जाता है, अन्न को स्टोर किया जाता था, यानी कोई सामान रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है इसका मैप सिंधु घाटी सभ्यता का। अब क्या करें कि भवन, नाले और सड़कें, इनके बारे में देख लेते हैं। यानी कि यहाँ की ये जो नगर था, यहाँ की भवन कैसा होता था, नाले कैसे होते थे और सड़कें कैसे होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। यानी कि ये जो शहर था, शहर में जो घर होते थे, बिल्डिंग्स होती थी, वो कैसे होते थे, तो या तो 1 मंजिला होता था या फिर 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यानी कि ये एक आंगन हो जाता था और इसके चारों तरफ, यानी कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी क्या होता था, घर होता था, और बीच में क्या होता था, आंगन होता था। और क्या करें, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और साथ ही साथ और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुएं किस लिए, पानी भरने के लिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधा लाइन में बनाया जाता था। यानी कि जो ये नगर होता था, इसके जो ये नगर है, मान लीजिए ये नगर है, तो नगर में क्या करा यहाँ पे कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे। यानी कि जो नाले बने हुए होते थे वो कैसे होते थे, ढके हुए होते थे, चरकोर। ऐसे हम लोग के साइड में भी क्या होता है, नाला ढका हुआ होता है। तो वो उन लोगों का भी नाला क्या होता था, ढका हुआ होता था। और हल्की ढलान होती थी, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से क्या होता था, जोड़ दिया जाता था। तो ये मान लीजिए सड़क की नाली है और यहाँ पे जो घर बने होते थे, उन घरों से जो नालियां निकलती थी वो किसमें गिरती थी, अपना पानी सड़क वाले नालियों में। और क्या करें कि जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे। ये मैनहोल क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि सड़क पे जब चलते हैं हम लोग, तो बीच बीच में गोल गोल गड्ढा होता है। वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैनहोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनहोल, जिसमें से आदमी अंदर जाता है और मान लीजिए कोई नाली में कुछ जाम लग गया तो उसको हटाता है, निकालता है। तो इसलिए मतलब नाली में अगर कोई अचानक जाम लग जाए तो उस चीज़ को हटाने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, जो खाली जगह छोड़ दिया जाता है और बाद में उसको एक ढक्कन से ढक देते, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनहोल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे कि नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही जैसा किया जाता था, यानी कि सभी का घर एक जैसा होता था। नेक्स्ट है नगरीय जीवन। अब जो इस नगर में रहने वाले लोग थे उनका जीवन कैसा था, तो क्या करें, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे
जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीजों का अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो क्या करा है कि इन नगरों में और कौन लोग रहते थे? लिपिक। और लिपिक लोग क्या करते थे? तो मुहर पर लिखते थे। मुहर क्या होता है कि एक मान लीजिए एक स्टाम्प जैसा है जिसपे कुछ डिजाइन बनाया, कुछ खास तरीके का डिजाइन बनाया हुआ होता था। और वो मुहर किस काम का होता था कि मान लीजिए कोई सामान अगर हम पैक करके भेज रहे हैं, सील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इस मुहर का जो निशान है वो लगा दिया जाता था। और ये निशान जिस व्यक्ति के पास भेजा जाता था वहां पे अगर ये निशान अच्छे तरीके से पहुंच जाता था तो ये माना जाता था कि जो सामान है वो क्या है? सुरक्षित है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? मुहर बोलते हैं। तो क्या करें कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी अन्य स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मिट्टी के बने हुए क्या मिले हैं? ये खिलौने मिले हैं। क्या करेगा? ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर कुआं और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये है मुहर। और क्या करें कि इस मुहर के ऊपर के चिन्ह में एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि ये लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी लिपि में लिखा हुआ है। विद्वानों ने इसको पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक इसको पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। आप कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या है। अब क्या करा है कि दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। तो ये है खिलौना जिससे बच्चे क्या करते होंगे? खेलते होंगे। नेक्स्ट है नगर और नए शिल्प। अब बात करते हैं कि नगर में और क्या क्या होता था। तो देख क्या करें यहाँ पे कि आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। यानी कि हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ पे क्या करें कि धातुओं से बनाए, तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था? औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से भी क्या बनाए जाते थे? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। ये देख सकते हैं, ये है मन का। क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, और ये क्या है? बाट। बाट मतलब क्या होता है? बटखारा, जो तौलने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बाट बोलते हैं। तो क्या करें? और मन का, ये है मन का। मन का मतलब क्या होता है कि बहुमूल्य पत्थरों में छेद करके और जो माला बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मन का बोलते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। और क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किधर गया वे? हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और इसको क्या है? पृष्ठ 6 पर देख सकते हैं, 6 नंबर पेज पे। अब क्या करा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो सबसे पहले कपास की खेती किधर हुई थी? तो मेहरगढ़ में। और कब? 7000 साल पहले। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं? पक्की मिट्टी तथा फेयॉन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। और यहाँ पे क्या है? एक बूढ़े व्यक्ति का क्या मिला है? मूर्ति मिला है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर क्या है? पच्चकारी करना आदि।
और पृष्ठ 28 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा था ये एक व्यक्ति का है कि कितने अच्छे से दाढ़ी इसका बनाया गया है। अब बात करते हैं कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह नहीं पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। ये फेयंस क्या होता है? तो क्या करें कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत का जो रंग होता था, इस चिकनी परत का रंग पत्थर और शंख की प्रकृति के तौर पे पाए जाते थे। इस चिकनी परत का जो रंग होता था वो प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस होता क्या है? तो फेयंस जो है ना वो क्या है कि फेयंस क्या है? बालू और स्फटिक पत्थरों का चूर्ण है। क्या है? बालू और स्फटिक पत्थरों का चूर्ण है जिसको गोंद में मिला करके तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती थी। उसको क्या बोलते हैं? फेयंस बोलते हैं। ये हस्बैंड वाला फेयंस से नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज। ये क्या है? कच्चे माल की खोज का मतलब क्या है? यानी कि कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं। कच्चा माल रॉ मटेरियल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो क्या करें कि कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से क्या करते थे? आयात करते थे। तो आपको कच्चा माल पता चल गया कि रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज मतलब मान लीजिए अगर हम बात करें बिस्किट की, आज आप बिस्किट खाते हैं तो मान लीजिए बिस्किट की बात करते हैं तो बिस्किट का जो एक तैयार माल है, मतलब उसका वो क्या है? एकदम कंप्लीट प्रोडक्ट है। तो उसको बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हुई होगी? तो उसको बनाने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता हुआ होगा? तो गेहूं का आवश्यकता हुआ होगा। गेहूं की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिला करके हम क्या बनाते हैं। अगर नट्स मिलाना है उसमें तो नट्स मिलाते हैं। तो ये एक बिस्किट बनाने का क्या कहलाएगा? गेहूं हो गया, चीनी हो गया, ये क्या कहलाएगा? इसका रॉ मटेरियल कहलाएगा, कच्चा माल कहलाएगा। तो ये है रॉ मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें आप पे कि वो लोग क्या करते थे? इन चीज़ों का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? आयात का मतलब पता है क्या होता है? आयात और निर्यात। अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। आयात का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा देश है, अब हमें कोई भी चीज को अपने देश में मंगाना है। मान लीजिए हमारे देश में नहीं है और वो किसी दूसरे देश से, मान लीजिए कोई दूसरा देश है, तो यहाँ से अपने देश में हम हैं और यहाँ से इस देश से अगर हम कोई सामान मंगाते हैं, अपने यहाँ खरीद करके लाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। क्या कहलाता है? आयात। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IMPORT, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? आयात। और जब हम अपने यहाँ से, अपने देश से, मान लीजिए हमारे देश में अनाज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया और इस देश में कमी है, तो ये देश हमसे खरीदेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से अनाज इस देश को देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात करना। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि तांबे का आयात करते थे। तो तांबा इनके पास नहीं होता था, तो ये लोग तांबा कहाँ से आयात करते थे? ओमान से। ओमान एक देश है, अरेबियन सी के पास है, तो वहां से ये लोग क्या करते थे? आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो थी वो क्या थी? टीन का ये लोग आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो कांसा किस चीज का होता है? कांसा एक क्या है? एलोय है। एलोय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। यानी कि धातु में
एक धातु में और भी अलग अलग तरीके के धातु जब मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धातु बन जाता है। तो ये लोग क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। और कांसा किस चीज का मिश्र धातु है, तो टीन और तांबा का। तो ये लोग तांबा तो ओमान से मंगाते थे और कांसा बनाने के लिए टीन की आवश्यकता होती थी। तो ये लोग टीन कहाँ से मंगाते थे, तो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, सोने का ये लोग आयात कहाँ से करते थे, आधुनिक कर्नाटक जो है वहां से। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ये लोग भोजन कहाँ से करते थे, कैसे, या ये लोग खेती करते थे या क्या करते थे, इनके बारे में देखते। तो क्या करा है कि लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे नगरों में तो रहते ही थे। आज भी हमारे यहाँ शहर हैं और शहर के अलावा और क्या है, गांव है। लोग शहरों में भी रहते हैं और गांवों में भी रहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से सिंधु घाटी में भी, सिंधु घाटी के भी जो लोग हैं वो लोग कहाँ रहते थे, तो नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे लोग अनाज उगाते थे। यानी कि गांवों में जो रहने वाले लोग थे वो लोग क्या उगाते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ये लोग क्या करते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहों ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने पीने का सामान देते थे। यानी कि इन लोगों को, जो शहर में रहने वाले जो लोग थे, शासक थे, दस्तकार थे, इन लोगों को खाने का सामान कहाँ से आता था, तो गाँव से आता था। और गाँव से क्यों, क्योंकि गाँव में ही रहने वाले लोग क्या करते थे, अनाज उगाते थे और पशुपालन करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, जो पौधों के अवशेष मिले उससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो यहाँ से जितने भी पौधों के अवशेष मिले उससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसल उपजाते थे, तो वो लोग जो है वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। आज भी हम लोग इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। अब क्या कराएं कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इससे पता चलता है कि वो लोग हल का यूज करते थे खेती करने के लिए। अब क्या करा है कि इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग यानी कि तालाब खोद देते थे। मान लीजिए जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती थी तो वो लोग क्या कर देते थे, तालाब खोद करके वहाँ पानी स्टोर करते थे। और जब फसलों की सिंचाई की बारी आती थी तो वो लोग इस तालाब का यूज करके अपने फसलों को वो लोग क्या करते थे, सींचते थे। अब क्या करें कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को वो चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। अब क्या करा कि वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे वो लोग। तो ये हम लोगों ने देखा उन लोगों के भोजन के बारे में, यानी कि उन नगरों में जो रहने वाले लोग थे उनका भोजन कहाँ से आता था, और बाकी जो भी लोग था नगरों के अलावे गाँव में रहने वाले लोग थे उनका जीवन यापन कैसे होता था, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। अब देखते हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले मैप में देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, यानी कि ये वाला एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या था, फैला हुआ था। अब क्या करें कि तो यही बात करें कि जो गुजरात के स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, थोड़ा अच्छे से निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। तो क्या करें कि कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो धौलावीरा नगर को देख लेते हैं कि वो है कहाँ पे। इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्या, धौलावीरा। तो ये है गुजरात वाला एरिया, ये जो है वो क्या है, ये पूरा का पूरा गुजरात वाला एरिया है। तो क्या करें कि यहीं पे क्या है, धौलावीरा, सुरकोतदा और लोथल, ये कहाँ पे है, गुजरात में आता है। तो धौलावीरा नगर बसा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि धौलावीरा नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी।
जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा के नगर जो थे वो 3 भागों में बटा था। यानी कि हम लोगों ने पीछे के सेक्शन में पढ़ा था कि जो मोहनजोदारो हो गया, फिर हड़प्पा के जो शहर होते थे वो 2 भागों में बटे हुए होते थे, और पश्चिमी भाग थोड़ा छोटा होता था लेकिन ऊंचे स्थान पे होता था, जिसको नगर दुर्ग कहते थे। अब यहाँ पे क्या करें कि तो बाकी के जो शहर होते थे वो 2 भागों में बटे हुए होते थे, लेकिन जो धौलावीरा के नगर थे वो कितने भागों में बटे हुए थे? तो 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अच्छा, लकड़ी में जरना का मतलब क्या होता है? जलाना, लकड़ी को जलाना नहीं, लकड़ी को जलाना नहीं होता है। यानी कि लकड़ी के अंदर, मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसके अंदर हम इसमें गड्ढा बना करके और पत्थरों को क्या कर देते हैं? जड़ा देते हैं, मतलब जमा देते हैं यहीं पे पत्थरों में। यानी कि लकड़ियों में पत्थरों को क्या कर देते थे वो लोग? बैठा देते थे। इसमें गड्ढा, लकड़ी में गड्ढा खोद करके और पत्थरों को बैठा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरना। जरना मतलब उसमें स्टैब्लिश करना, उसमें फिट करना, वो क्या कहलाता है? जरना कहलाता है। तो ये लोग क्या करते थे कि इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा, क्या करें यहाँ पे कि जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से भी बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो वो कौन सा केंद्र था? तो वो था लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी, मुहरबंदी का मतलब क्या होता है? गीली मिट्टी पर दबने से उनकी जो छाप मिले उसी को क्या कहते हैं? मुहरबंदी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है लोथल का। अब क्या करें यहाँ पे कि यहाँ पर एक इमारत, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ पे? लोथल में। मुद्रा, जिसको मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी भी बोलते हैं। तो इसको समझते हैं। ये होता क्या है कि क्या है? मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। यानी कि जो मुहर है, मुहर का जो छाप है उसको क्या बोलते हैं? मुहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब इसको एक एग्जाम्पल के डेली लाइफ से जोड़ करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, जब आप लोग स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो मालगाड़ी होती है उसके जो दरवाजे होते हैं, मालगाड़ी के जो दरवाजे होते हैं, वहाँ पे जो सामान भरा हुआ होता है, उस डिब्बे के अंदर क्या भरा हुआ होता है? सामान भरा हुआ होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बोरी भरा हुआ है। और अब इसको क्या किया गया है? जहाँ से, जिस स्थान से इस मालगाड़ी में सामान को भर करके भेजा जाता है, तो देखते हैं कि मालगाड़ी कहीं कहीं पे भी क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है, खड़ी रहती है, और जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो वैसे इस चीज को, यानी कि कोई चुरा न ले, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि इन डिब्बों का जो गेट है उसको क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बंद करके और एक तार जैसा बना करके और गोंद जैसा होता है और उसी पे चिपका करके मुहर मार दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है? सील हो जाता है। और बाकी कोई अगर उसको तोड़ेगा तो उसके पास वो टेक्निक नहीं है जो इसको फिर से जोड़ सकता है। इसलिए जब ये टूटा हुआ होता है तो पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब इसका सील वैसे का वैसा रहता है तो ये पता चलता है कि जो डिब्बा है वो क्या है? सुरक्षित है। तो यही, इसी को क्या बोलते हैं? मुहरबंदी बोलते हैं, जिसका यूज आज भी होता है। अब क्या करें? सभ्यता के अंत का रहस्य। तो अब देखो, सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा की जो सभ्यता थी, ये इसका अंत कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ, तो इसको जानते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक से लोगों ने क्या किया? इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदारो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई
और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले हुआ था, तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते, एग्जैक्ट कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो क्या करें कि कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी मतलब क्या होता है, जानवर। मवेशी मतलब क्या होता है, जानवर। जैसे गाय भैंस हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, मवेशी कहलाता है। तो क्या करें कि इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड ने से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के क्या करें कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण की इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के क्या हो गए, बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्याय 5 और 8 में डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब क्या है, भारत से बाहर कहीं और। तो क्या करें कि अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है। लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि मिस्र के जो राजा होते थे, उनका जब मृत्यु हो जाता था तो उनके शवों को क्या कर दिया जाता था, दफनाया जाता था, और उनके ऊपर एक टीला बना दिया जाता था, जिसको क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। तो पिरामिड कहाँ पे मिलता है, मिस्र में मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इजिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजिप्ट। तो इजिप्ट में ही क्या मिलता है, पिरामिड मिलता है। ठीक है, अब क्या होता था, और ये जो दफनाया हुआ जो शव होता है, इसको क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्मी। अब क्या करें कि उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। उनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ये भगवान, इन लोगों का विचार कैसा था, सोच के देखिए। यानी कि इन लोगों का मानना था कि जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उनके साथ क्या क्या जाना चाहिए। तो ये देखिए, खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए मरने के बाद भी। पेय पदार्थ, वस्त्र हो गया, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, यहाँ तक कि हथियार भी, वाद्य यंत्र भी, यानी कि लेटे लेटे बाजा बजाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको कर लेते हैं। तो क्या करा है कि आओ याद करें। अब हमने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है उन सब चीज़ को देखते। तो पूरा तत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो इनको मिला था ना कपड़े, और कुछ पत्थरों से लपेटाया हुआ कुछ चीज़ मिला था, जिसको क्या बोलते हैं, कपड़े मिले थे। कपास के टुकड़े मिले थे। इनसे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, उनको कपड़ों के बारे में नॉलेज था और कपास की खेती भी होती थी, तो लोग कपड़े बुनना सीख गए थे। अब क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित को सुमेल करें। सुमेल करने के लिए बोला जाता है। तो तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था, तो तांबा का आयात, टीन का आयात कहाँ से होता था, टीन का आयात अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, सोना कहाँ से, सोना आता था कर्नाटक से, और तांबा कहाँ से आता था, तांबा आता था, तांबा एक रह गया ना, सोना हो गया कर्नाटक, तो तांबा हो गया राजस्थान, यहाँ से आता था। अब क्या करा है कि तीसरा नंबर है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले से हो रहा था। नगरों का आरंभ तो लगभग 4700 साल पहले हुआ।
हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।